अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्लास 10th हम पढ़ेंगे जियोग्राफी। इसमें हम आज पढ़ेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हमने देख ली। आज हम पढ़ेंगे एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। ठीक है, जैसा आपको पता है एल्युमिनियम और है इसका बॉक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम का और है। ठीक है, तो हम ये बॉक्साइड जो मिनरल है वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, माइन करते हैं किसी जगह से, तो रिजर्व से, फिर जाके हम इसको प्यूरिफाई करते हैं। तो जो इंडस्ट्री इस पे बेस्ड है उसको हम बोलते हैं एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो अगर आप इंडिया में देखेंगे 1938 में, पहले 1886 और समथिंग शुरुआत हुई थी, माइल्ड शुरुआत जो थी इसकी, लेकिन अच्छी तरह से ये सेटअप जब होने लगी तो 1938 में, यानी कि वर्ल्ड वार के नज़दीक, वर्ल्ड वार सेकंड जो था, सेकंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 45 तक था। तो इस सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान जो इंडिया में एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री है इसकी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई। क्योंकि बाहर से हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते थे एल्युमिनियम गुड्स। ठीक है, फिर इंडिजीनियसली ये डेवलप करना पड़ा। ठीक है, तो इस दौरान ड्यूरिंग द वार पीरियड इसकी डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी तरह से हुई। अगर आप देखेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो हमने देख लिया कि फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। वो एक बेसिक इंडस्ट्री है, फीडर इंडस्ट्री है। इसके उनकी डेफिनेशंस हमने बोल दी थी, बेसिक इंडस्ट्री, फीडर इंडस्ट्री किन को बोलते हैं। तो उसके बाद जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बाद दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है वो है एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो एल्युमिनियम इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है ये इंडस्ट्री? देखिए, पहले आपका कॉमन यूज़ आप देखिए, हम घर में जो यूटेंसिल्स होते हैं, हमारे बर्तन जो होते हैं, बहुत सारे बर्तन हमारे पास ऐसे होते हैं जो एल्युमिनियम के बने हुए होते हैं। ठीक है, यानी कि यूटेंसिल्स। और अगर आप देखेंगे पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, जो पावर प्लांट्स पे जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, फिर वो वहाँ से जाके हाउस होल्ड्स तक आती है, हमारे घरों तक आती है, तो बाय वे ऑफ वायर्स आती है, एल्युमिनियम वायर्स। ठीक है, जो हाई टेंशन है, लो टेंशन है, 33 kV है, 11 kV। ठीक है, हाई टेंशन, लो टेंशन। ठीक है, तो पावर प्लांट से लेके ग्रिड्स तक, फीडर्स तक, फिर वहाँ से लेके हमारे ट्रांसफार्मर्स तक, वहाँ से स्टेप डाउन होके हमारे यहाँ तक, ट्रांसफार्मर से लेके हमारे घरों तक जो आती है इलेक्ट्रिसिटी, तो सारी डिस्ट्रीब्यूशन होती है बाय मींस ऑफ एल्युमिनियम वायर्स। ठीक है, तो एल्युमिनियम की तारें लगी हुई होती हैं पोल्स पर। तो यानी कि पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये एक एल्युमिनियम एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर होने के साथ साथ बहुत ही लाइट वेट है। ठीक है, तो इसलिए हम ये यहाँ पे यूज़ करते हैं पावर जनरेशन में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। इसके बाद अगर आप देखेंगे ये मेलिएबल है, डक्टाइल है। ठीक है, हम इजीली इसको मोल्ड कर सकते हैं, किसी भी शेप में ला सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको मोल्ड करके इन वायर्स की शेप में लाते हैं, फिर हम ये यूज़ करते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। यूटेंसिल बनाने भी बहुत ईजी हैं क्योंकि ये मेलिएबल डक्टाइल है। हो गया ये मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी आपने पढ़ी होगी, जो शीट्स में हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी मेटल को, या वायर्स में कन्वर्ट करते हैं, जितना ईजिली वो उसमें मोल्ड होगा हम बोलते हैं इतना ये ज़्यादा डक्टाइल है, मेलेबल है। इसके बाद अगर आप देखेंगे, हाँ जी, जो रेलवे कोचेस हैं, रेलवे कोचेस की जो बॉडी बनी हुई होती हैं उसमें एल्युमिनियम यूज़ होता है। इसके बाद एरोप्लेन्स में देखिए, यानी कि एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में, उसमें भी उसकी बॉडी होती है, वो भी बहुत सारा उसका शेयर होता है एल्युमिनियम का बना हुआ होता है। क्यों? क्योंकि ये लाइट वेट है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे, ये कुछ इसके यूजेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। तो हो गया ये, इसका हमने देख लिया, इस कब से शुरुआत इसकी कब हो गई, इसके इंपॉर्टेंट यूजेस क्या क्या हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप देखेंगे
हाँ जी, और एक यूज है इसका फूड पैकेजिंग में, ठीक है। एल्युमिनियम फॉइल्स आपने देखे होंगे, एल्युमिनियम फॉइल जिनसे हम रैप करते हैं, वो फूड वगैरह रैप करते हैं, तो उसमें वो फ्रेश रहता है, ठीक है, स्टेल नहीं हो जाता है, ख़राब नहीं हो जाता है। तो फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री में भी ये यूज़ होता है। इसके बाद ये हो गए इसके कुछ यूजेस। इसके बाद अगर आप देखेंगे आजकल जो आजकल एल्युमिनियम एज ए सब्स्टिट्यूट यूज़ किया जाता है, बहुत सारी सब्स्टिट्यूट फॉर डिफरेंट मेटल्स, जैसे जिंक है, लेड है, कॉपर है, ठीक है, स्टील, इवन स्टील, इनकी जगह पर आज यूज़ किया जाता है, इंक्रीजिंगली यूज़ हो रहा है अब एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम को थोड़ा मॉडिफाई करके उसमें कुछ ऐड करके, तो फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़े इन्हेंस करके वो हम इनकी जगह यूज़ करते हैं, ठीक है, एल्युमिनियम। तो उसके फ़ायदे ये हैं कि लाइट वेट है, गुड कंडक्टर है, ठीक है, तो उसमें उतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। तो हो गए ये एज ए सब्स्टिट्यूट यूज़ किया जाता है, यहाँ पे लिखेंगे हम एज ए सब्स्टिट्यूट, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री की डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे लोकेटेड है, उड़ीसा में, ठीक है। तो झारखंड में, ठीक है, उड़ीसा, झारखंड, इसी एरिया में ये नॉर्थ ईस्टर्न डेक्कन प्लेटू में ज़्यादातर लोकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे इसके दो चीज़ें चाहिए हमें एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री के लिए। इसके लोकेशनल फैक्टर्स दो हैं, मेनली दो हैं। एक तो है हमें बॉक्साइट होना चाहिए प्रेजेंट वहाँ पे, ठीक है, और होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, यानी कि पावर जनरेशन होना चाहिए, पावर वहाँ पे इजीली अवेलेबल होना चाहिए। तो बॉक्साइट उड़ीसा में पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी वहाँ पे चीप ही है। तो इसकी वजह से क्या है कि ये लोकेटेड वहाँ पर ही है, ज़्यादातर एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रियल यूनिट जो है ज़्यादातर वहाँ पे ही लोकेटेड है। और अगर आप देखेंगे गुजरात में भी लोकेटेड है, उड़ीसा के बाद सेकंड नंबर पे गुजरात ही आएगा, ठीक है। तो गुजरात में भी बहुत ही हेवीली कंसंट्रेटेड है एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। तो ये हो गया इसके लोकेशनल फैक्टर्स, ठीक है, लोकेशनल फैक्टर्स हैं। बॉक्साइट होना चाहिए वहाँ पे, यानी कि एल्युमिनियम का ओर होना चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, चीप होनी चाहिए। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे और क्या है इसमें, जी हाँ जी, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे 1991 में, 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, यानी कि उससे पहले जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ थी इंडिया में वो गवर्नमेंट ओनर थी, ठीक है, वो गवर्नमेंट के पास थी। फिर क्या हुआ, 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए, इंट्रोड्यूस किए गए, उनको हम बोलते हैं, वो आप आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो क्या किया गया कि गवर्नमेंट के पास जो इंडस्ट्री थी उनको प्राइवेटाइज किया गया, उनके शेयर्स बेच दिए गए, फिर जिन्होंने वो शेयर्स ज़्यादातर खरीद लिए तो ओनरशिप उनके पास चली गई, तो प्राइवेटाइज की गई। उससे क्या हुआ कि वो लिबरलाइजेशन की गई, वो भी आप इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है एलपीजी रिफॉर्म्स। तो एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री पे इसका क्या असर पड़ा कि 1991 से पहले 1989 में ही एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री जो है डीकंट्रोल की गई थी, ठीक है, डीकंट्रोल्ड, इट वाज डीकंट्रोल्ड इन 1989, यानी कि गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल इस पर नहीं रहा है, प्राइवेट सेक्टर इसमें ज़्यादातर इंट्रोड्यूस किया गया। तो प्राइवेटाइजेशन जब हुई, इसकी डीकंट्रोल जब हुआ ये एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, तो एक चीज़ हुई कि डेवलपमेंट, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री बहुत ही प्रॉस्पर करने लगी, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कम्पिटिटिवनेस ज़्यादा होती है, ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसमें कम्पिटिटिवनेस ज़्यादा होती है, तो एफिशिएंसी इसकी बढ़ गई, ठीक है, तो फिनिश्ड गुड्स इसके ज़्यादा अच्छे आने लगे,
تو زیادہ تر ترقی ہو گئی اس کی 1989 کے بعد. پھر 91 کے بعد جب ایل پی جی ریفارمز انٹروڈیوس کیے گئے. تو یہ تھا ایلومینیم سمیلٹنگ انڈسٹری. اس کے بعد جو ہے نیکسٹ وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے.